आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सूचना और लोक संपर्क विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसी दौरान 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के विकास पुस्तक का विमोचन किया गया। इसी बीच सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन संकल्प, समर्पण और प्रयास को समर्पित रहे। इस बीच सीएम धामी ने आम चुनाव में पूर्ण बहुमत देने पर जनता को धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई। जनता द्वारा की गई उम्मीदों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार निश्चित खरा उतरेगी। उन्होंने कहा, बीते 100 दिनों में कई ऐतिहासिक निर्णय और राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। आने वाले समय में भी हम जनहित को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं चलाएंगे। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के निर्माण के बाद से लेकर अब तक पहली बार उत्तराखंड के अंदर सरकार दोबारा बनाई है, एक इतिहास बनाया है। 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। 47 सीटें देकर फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके विकास पर, उनके आगे के विजन पर और जो देश के लिए, उत्तराखंड के लिए उनका एक विजन है, सोच है, जो काम है, उन सब पर मुहर लगाई है। हम संकल्प के साथ, हम समर्पण के साथ और प्रयास के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे लिए एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित है। उस दिशा में हमने कुछ संकल्प लिए थे। चुनाव से पूर्व लिए हुए संकल्पों पर हमने निर्णय लिए हैं। आगे हम और निर्णय लेंगे। एक विजन बना रहे हैं कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए हम एक रोड मैप सभी विभागों का हमारा बन रहा है और आने वाले 10 सालों का भी एक रोड मैप बना रहे हैं, जिससे कि हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का जो केंद्र है, जो हमारा राज्य है, वो हर क्षेत्र में अव्वल हो, हर क्षेत्र में आदर्श हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षा के अनुसार उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार आई है। हम उत्तराखंड में भी कार्य संस्कृति में सुधार ला रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण हमारे मूल मंत्र हैं, जिसके तहत हम उत्तराखंड का विकास करेंगे। सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसको लेकर हम एक बड़ा नियोजन, बड़ा प्लान बना रहे हैं और उस प्लान के आधार पर, सबकी सहभागिता के आधार पर, और 100 दिनों में हमने एक प्रयास किया है कि उत्तराखंड के अंदर भी वो कार्य संस्कृति लागू हो जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक वर्क कल्चर आया है। हर जगह हमारा टाइम टेबल बने, अनुशासन बने, काम का एक तरीका बने, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर हम सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने को कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान कानून का होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार सभी की सहभागिता से विकास कार्य को आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड को धर्म संस्कृति का केंद्र बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि यहाँ अपार संभावना है। इन संभावनाओं को
हम खोजकर विकास को स्वर्णिम रास्ते पर पहुंचाएंगे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देहरादून की साइबर क्राइम पुलिस को साल 2022 में मिली विभिन्न शिकायतों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए कुल 82 खोए मोबाइल फोन को बरामद किया है। बता दें कि इन सभी फोन की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। डीआईजी और एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि खोए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए उनकी ओर से निर्देशित किया गया था, जिसके बाद सभी मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से बरामद किया गया। इन सभी 82 मोबाइल फोन की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, जो व्यक्ति गुमशुदगी, कोई भी अपने मोबाइल की गुमशुदगी लिखवाता है तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हमारे द्वारा इकट्ठा करके हमारे साइबर सेल को दे दी जाती हैं, जो साइबर सेल फिर इनको सर्विलांस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करता है। तो आज लगभग 82 मोबाइल हमारे द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिनके कि राइटफुल ओनर्स को हम वो फ़ोन अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनके मोबाइल खोए हुए थे। जहां तक लोगों से हमारी अपील भी रहती है, कभी भी अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं तो सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने से पहले उसका ज़रिया भी पता कर लें, क्योंकि जितने भी रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं जो कि सेकंड हैंड मोबाइल्स बेचते हैं, ये मैंडेटरी है कि वो ओनर को, जो भी खरीद रहा है, जो भी बाई कर रहा है, उसको ये बताएं कि कहाँ से इनको ये मोबाइल मिला है। तो जनरली कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले तो उसमें जो आदमी बेच रहा है उसका आधार कार्ड की भी कॉपी ज़रूर रखे, ताकि अगर कभी पुलिस पूछताछ करती है तो वो बता सकता है कि मेरे द्वारा जो मोबाइल खरीदा गया है वो फलां व्यक्ति से खरीदा गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार राजपुर रोड में स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजपुर रोड से दिलाराम चौक तक सड़क पर कई गड्ढों को भरने के लिए कार्यदायी संस्था बीएनआर सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए। साथ ही लोनीवी के अधिकारियों को प्रत्येक स्पॉट पर जेई तैनात करते हुए सड़क को रात तक ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर सड़क के गड्ढों से किसी को जानमाल की क्षति होती है तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया है। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच को मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भटकी ना जाए। और यहाँ पर मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम है यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित जेई को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। मसूरी के अधिकांश नाले और खालों बंद पड़ गए हैं। बारिश होने पर बंद पड़े नालों और खालों में से मलबा बहकर सड़कों में आ रहा है, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण बरसात के सीजन से पहले नालों को नहीं खोला गया, जिसके चलते बारिश होने पर नालों से मलबा बहकर मुख्य सड़कों और लोगों के घरों और दुकानों पर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले में बरसात से पहले प्रशासन के नेतृत्व में सभी विभागों की बैठक की जाती थी और बरसात में होने वाले दिक्कतों से निजात दिलाने को लेकर तैयारी की जाती थी, लेकिन इस बार न तो बैठक हुई और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बरसात से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है। सड़कों पर मलबा आने के कारण घटनाएं भी हो चुकी है, जिससे लोग चोटिल हो गए हैं।
डिपार्टमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है मसूरी में। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है, कोई चेक करने वाला है ही नहीं। सारे कलवर्ट बंद है किए हुए, अधिकारी लोग अपनी तनख्वाह लेते हैं और जाते हैं, उनके कारिंदे भी नहीं जाते सड़क पे। अगर देखा जाए तो मसूरी में कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। देख सकते हैं सड़कों में पहली बरसात हुई है और पहली बरसात में जो है पूरी रोड जो है ख़त्म है। आप जाकर के प्रैक्टिकल देखें तो सही वो अधिकारियों को जरा, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो जा सकते हो, देखो। हम तो जनता बोलते बोलते थक गई। जो पीडब्ल्यूडी का वो है सारा काम था उनका, यहाँ पे बरसात से पहले इन्होंने जो ये कलवट वगैरह हैं इनके वो सब खोल देने चाहिए थे, पर लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो विभाग से कोई भी किसी के भी कान में जू नहीं रहेंगी अभी तक। और एक ही बरसात में जो है ये रोड का इतना बुरा हाल हो गया है, सारा मलबा जो नालों से नीचे जाना चाहिए था वो रोड पे आ गया है और दुकानों में और लोगों के घर को अंदर भी जा रखा है सारा का सारा तो मलबा वगैरह सारा। तो ये मेरे हिसाब से पीडब्ल्यूडी जो विभाग है इनको थोड़ा सा देखना चाहिए ये सब, और थोड़ा सा जो मलबा वगैरह है उसको जो कलवट वगैरह है वो खुलवा दें। उत्तराखंड में बढ़ती बारिश और मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरा होने का दावा किया है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग की तैयारियों की जानकारी दी है। सतपाल महाराज का कहना है कि सभी जनपदों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसके अलावा केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष देहरादून में बनाया गया है। पूरे प्रदेश में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई। उत्तराखंड सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष का कहना है कि सभी जनपदों में बाढ़ चौकियों का काम पूरा हो चुका है। पूरे प्रदेश में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। किसी भी नदी के जलस्तर बढ़ने पर तमाम बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी प्रशासन को सतर्क करेंगे। निचले स्थानों पर अगर पानी बढ़ता है तो समय पर सूचना से त्वरित बचाव राहत के कार्य किए जा सकते हैं। खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसमें कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं, वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। राज्य के जनपद नैनीताल में 17 संख्या, उधम सिंह नगर में 32 संख्या, चंपावत में 5, हरिद्वार में 12, टेहरी में 7, देहरादून में 11, कुल 84 संख्या बाढ़ चौकियां जो हमने स्थापित की हैं और सभी जनपदों को मिलाकर 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व स्थापित कर ली गई हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल, और इस को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है, जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। साथ ही जो हमने कार्य योजना बनाई है और जो कार्य योजना हमने प्रकाशित भी की है, उसमें चालकों के मोबाइल नंबर भी हमने अंकित किए हुए हैं और मोबाइल नंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कंट्रोल रूम्स में, हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उस जगह पर सब जगह शेयर किए हैं, जिससे कि कभी भी कोई भी एक आम आदमी भी उसको लोकेट कर सकता है कि मशीन कहाँ पर है, दूसरी चीज़ चालक कहाँ पर है, क्या चला रहा है या नहीं चला रहा है। इसके अतिरिक्त हमने इसमें टेम्परेरी ब्रिजेस भी स्थापित करने के लिए एक अपना जो हमारे पास में उपलब्ध संसाधन थे उन सबको भी एक्टिवेट किया हुआ है। कुछ टेम्परेरी ब्रिजेस हमने ऋषिकेश में रखे हैं
और कुछ हमने टेम्परेरी ब्रिजेस कुमाऊं के लिए हल्द्वानी में रखे हैं। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई हत्या के विरोध में हरिद्वार में रिक्शा चालकों की तरफ से हरिद्वार बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जिहादियों ने मिलकर कन्हैयालाल की हत्या की थी। इसी दौरान रिक्शा चालकों ने कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इसी दौरान लोगों ने कहा कि जिस तरह कन्हैयालाल की हत्या हुई है वे बेहद शर्मनाक है। साथ ही लोगों ने कहा कि ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर आए थे, ये देशद्रोही है, हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही सभी ने कन्हैया के हत्यारों को सजा देने की मांग की है। मामला यह है जी, जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी को जो जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सजा मिले, हम यही चाहते हैं। 14 जुलाई से नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन और तमाम सरकारी महकमे अलर्ट हो चुके हैं। दोनों ही प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश पहुंचने वाले यात्रियों की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी देहात ने निरीक्षण किया। इसी दौरान एसपी ने ज्यादा संख्या में यात्रियों की संभावना जताई। साथ ही पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए कमलेश उपाध्याय ने पुलिस कर्मियों के साथ जायजा लिया। पार्किंग की भूमि को समतल करने के लिए अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को निर्देश भी दिए गए। खास बात तो यह है कि कोरोना काल के 2 साल में कांवड़ यात्रा न चलने के कारण इस बार काफी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी कांवड़ियों के वाहन IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिव भक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। इसमें हमने आज पार्किंग व्यवस्था और रूट व्यवस्था देखी है। चूँकि पार्किंग अभी इसमें लेवलीकरण और कई सारी चीज़ें और पार्किंग को भी करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से करवाना पड़ेगा, जिसमें लाइटिंग की भी हमें करनी पड़ेगी, सुविधा टॉयलेट्स की हो जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो सारे के लिए हमें संबंधित हम विभागों को हम लिख रहे हैं। देखिए बेसिकली क्योंकि नीलकंठ यात्रा में वो जाएंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारे वहाँ बेसिकली अभी हमने 2 ही पार्किंग्स को चिन्हित किया है। एक ये लेबर कॉलोनी वाली है और दूसरी ये यहाँ पे IDPL में है विस्थापित वाली, तो 2 ही हम अभी पार्किंग को चिन्हित कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अगर क्राउड बढ़ता है तो हम 2-3 और कंटीजेंसी पार्किंग रखेंगे यहाँ पे। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां आवारा पशुओं से कोटद्वार शहर को मुक्त कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने एक अभियान की शुरुआत की। इससे अब शहर को बेसहारा पशुओं से निजात मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने घमंडपुर में निराश्रित पशुओं को गैंडी खाता स्थित भागीरथी धाम आश्रम गौशाला में ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि शहर में घूम रहे आवारा और बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान शुरू हुआ है। अब लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि रास्ते पर घूम रहे बेसहारा पशु दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे कि कई बेसहारा पशु की मौत हो जाती है। राहगीरों और वाहनों को आवागमन में आवारा पशुओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी निराश्रित पशुओं को पकड़कर गैंडी खाता स्थित भागीरथी धाम आश्रम में रखा जाएगा, जहां उनकी देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निराश्रित गोवंशीय पशुओं से कोटद्वार को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है। कोटद्वार से एक छोटा सा अभियान शुरू किया है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है वो सेफली कृष्णन गैंडी खाता जो हमारा वहाँ पे एक गौशाला है वहाँ तक हम पहुँचाएं। आप सब जानते हैं कि कोटद्वार में रोड्स पर जानवर गाय घूमती हुई नज़र आती हैं, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भागीरथी धाम का और स्वामी जी का, स्वामी आत्मानंद जी का, कि उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि हम अपनी कोटद्वार से जो हमारी गाय सड़कों पर रहती हैं उन तक हम पहुँचाएँ हैं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे बच्चे हैं जो आपके सामने ये खड़े हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है और वैसे ये लोग लगातार गाय की सेवा में उतरते हैं, जानवरों की सेवा में कोटद्वार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी प्रकार की आपदा जैसी घटना को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। इसी कड़ी में ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन की ओर से गंगा तटों पर बसे लोगों को मुनादी कर सुरक्षित रहने की चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन की ओर से कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित भी किया गया है। वहीं बाढ़ चौकियां बनाकर कर्मचारियों को तैनाती देने को लेकर भी सूची तैयार की जा रही है। आम जनजीवन किसी भी तरीके से प्रभावित न हो, उसके लिए तहसील में आपदा कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया। साथ ही तहसील प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी तरह से बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर गंगा तटों पर रहने वाले लोगों के सामने बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऋषिकेश में बीते सालों में कई बार गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को खतरे का सामना भी करना पड़ता था, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। देखिए, मानसून सत्र के दौरान हमने जो है 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है तथा उसमें कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जो लो लाइंग एरिया क्षेत्र हैं हमारे, जहां पूर्व में बाढ़ देखी गई है, उन एरिया का चिन्हीकरण करके वहां लगातार मुनादी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर भी पुलिस और जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से ये देख रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे चंद्रभागा वाला क्षेत्र हुआ हमारा, साहबनगर में कुछ थोड़ा सा पैच जैसा है जहाँ पर इस तरह की समस्या रहती है, हरिपुर कला, गौरी माफी, इन क्षेत्रों में लगातार दृष्टि रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना। हाँ जी, बिल्कुल, मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगी कि एक तो क्योंकि लगातार मानसून में बरसात जारी है, लो लाइंग क्षेत्र जो हैं कृपया वहाँ पर ना जाएं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और यदि कोई भी इस तरह की कोई भी आपको समस्या आती है या किसी को आप देखते हैं कि वो फंसा हुआ है, तो तत्काल हमें कंट्रोल रूम पर अवगत कराएं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और प्रयोग पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद दुकानदार और उपयोगकर्ता ने इसके विकल्प के तौर पर कपड़े के बैग और लकड़ी और कागज की प्लेट, चम्मच, कटोरी जैसी सामग्री अपनाने की शुरुआत कर ली है। इस व्यापार से जुड़े विक्रेताओं का कहना है कि सरकार का फैसला पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि विकल्प के तौर पर कपड़े के बैग और लकड़ी कागज के दोने, प्लेट, चम्मच जैसे सामग्री बेचने में शुरुआती दौर में थोड़ी चुनौती सामने आ सकती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। व्यापारियों ने यह भी बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और विकल्प के तौर पर नए प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट के मूल्यों में ज्यादा अंतर नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर है उसको पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हुए स्वीकार करना भी अति आवश्यक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को कदम उठा रही है तो सही उठा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ का हमें पालन तो सभी को मिलकर करना ही चाहिए। जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे देखें, थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि आम आदमी अभी इन चीज़ों में ढला नहीं है। पन्नी आसानी से अवेलेबल है, इंसान हर एक कोई पन्नी उठाता है और अपना सामान लेके चल देता है। थोड़ा सा ढलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर उसको हम ढालेंगे तो हम अपने पर्यावरण का हम ही सुधार करेंगे। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां गुरुवार को पूर्व विधायक और उत्तराखंड वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी रामनगर पहुंचे, जहां पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उन पर विश्वास जताकर जिम्मेदारी दी है, उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लकड़ी और खनन के साथ ही जड़ी बूटियों के सहारे निगम की बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो निगम के घाटे से उबारने के लिए सहयोग करें। लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पार्टी में मेहनत करने वाले अभी कई और कार्यकर्ताओं को भी दायित्व दिए जाएंगे। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित जानिएगा, अभी तो मैं आया हूं और वास्तव में बहुत संभावना है इस वन निगम में और खूब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें काम कर सकते हैं। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए परसों मैंने एक देहरादून में बैठक आहूत की थी
उसमें सारे अधिकारियों के उनके मन टटोले हैं, उनके व्यू लिए हैं और कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है। निश्चित जानिएगा, जिस उद्देश्य से, जिस भरोसे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है, आपको मैं वास्तव में साल भर के अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारी संभावनाएं, वही मैंने कहा, बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे पहले करते थे, कुछ चीज़ें चलती थी फिर बीच में ही छूट जाती थी। हम लोग केवल खनन और लकड़ी पर ही निहित हो गए हैं और कई सारी जैसे हमारे पास लकड़ी हमारी अपनी है, रॉ मटेरियल अपना है, उसमें भी आगे काम कर सकते हैं। जड़ी बूटी का मामला है, उसमें कर सकते हैं। खनन में भी स्वयं भी। पौड़ी गढ़वाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 सीरोबगढ़ के पास बाधित हो गया है। वहीं पौड़ी जनपद में बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की सूचनाएं मिल रही है, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रत्येक तहसीलों से पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं जिन जगहों पर सड़क बंद है उन्हें खुलवाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है। अपर जिलाधिकारी इलागिरी ने बताया कि स्टिरोपगढ़ में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से राजमार्ग को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग को छातीखाल रुद्रप्रयाग से डाइवर्ट किया गया। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राजमार्ग को सुचारू किया जा सके। इसमें अभी हमने बात किया था एनएच में, तो एनएच रूट पे आके लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लगातार स्लाइड नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा काम में व्यवधान हो रहा है, लेकिन ये रोड खुल जाएगा, जल्दी ही रोड खुल जाएगा। हाँ, इसके लिए अगर देर होता है तो सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रखी हैं, उसमें फूड पैकेट्स वगैरह सबका ही इंतजाम है। तो ये एसडीएम श्रीनगर वहाँ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।